आज ख़ास मुलाकात में एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहता था और फुटबॉल का खिलाड़ी बनने के लिए वो रेलवेज़ में इंजन ड्राइवर की नौकरी भी करना चाहता था। जिनकी प्रारंभिक शिक्षा राष्ट्रपति भवन में हुई, जिनके पिता को भारत, पाकिस्तान या फिर लंदन में कहीं भी बसने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी को ही अपनाया। जिन्होंने हिंदुस्तान की नई नस्ल को स्टाइलिश बनना सिखाया, जिन्हें फादर ऑफ हेयर स्टाइलिंग इन इंडिया कहा जाता है, आप हैं। जी हाँ, हमारे कार्यक्रम ख़ास मुलाकात के आज के खुसूसी मेहमान हैं मशहूर व मारूफ हेयर स्टाइलिस्ट हबीब अहमद साहब। हबीब साहब, आपका स्टूडियो में खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया। हबीब साहब, आपके तीन चार चीज़ें बड़ी दिलचस्प लगती हैं। आपकी पैदाइश 2 अक्टूबर की है। जी आपका बचपन राष्ट्रपति भवन में बीता। जी आप फुटबॉल खिलाड़ी बनना चाहते थे जी और फुटबॉल के लिए रेलवेज आपको लगा कि अच्छा चॉइस है, तो आप इंजन ड्राइवर भी बनना चाहते थे। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप राष्ट्रपति भवन जब अपने वालिद के साथ जो जलालाबाद से आए जी थे, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? और अंग्रेज़ी के बारे में भी आपसे कुछ बातचीत करेंगे। एक तो हमें ये बताइए कि आपके वालिद जो थे वो पर्सनल हेयर स्टाइलिस्ट थे लॉर्ड माउंटबेटन के और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको राष्ट्रपति भवन की जो यादें हैं उस दौर की, वो कैसी हैं? आई थिंक वो यादें इतनी ख़ास यादें हैं, मेरे ख्याल जो हर एक को नसीब नहीं होती कई दफ़ा, वो कई सबको नसीब नहीं होती कई दफ़ा। और मैं बड़ा खुशकिस्मत था कि मेरे फादर एक ऐसी पोजीशन पे बैठे थे जो फ़ख्रिया कह सकते थे कि मेरे वालिद कहते थे मेरे सर पे ताज है, बिकॉज़ उनको उन लोगों का काम करने की मौका मिलता था जो कि हाईएस्ट लोग होते थे और लोग उनके करीब जाना इतना फ़ख्र समझते थे, जो कि मेरे फादर को हमेशा रहा करता था। तो इसलिए वहाँ की यादें और दूसरे इतना करीबी रिश्ता था कि जब एक होली का टाइम है, दिवाली का टाइम है, हम लोग राष्ट्रपति भवन में जाते थे, प्रेसिडेंट के करीब होते थे, प्राइम मिनिस्टर के करीब होते थे। तो एक हमने कभी समझा नहीं कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट है, इतना करीबी रिश्ता था। तो जाहिर है वो उसको अगर हम आज याद करें तो इट वाज वेरी स्पेशल, जो कि हर एक की ज़िंदगी में शायद ऐसा मौका नहीं आता। देखिए, आपने ट्रांसफ़र ऑफ पावर या जिसे कहते हैं कि आज़ादी देखी। आप उसी ऐसी जगह पे थे जहाँ पर ये सारी आज़ादी का ब्लूप्रिंट बन रहा था। जी और जाहिर है कि जब एक मुल्क आज़ाद हो रहा था जी 200 लगभग 200 सालों के बाद,
वो माहौल कैसा था उस वक्त? आई थिंक वो एक बड़ा शानदार मौका था, लेकिन आई वॉज टू यंग टू अंडरस्टैंड कि ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर का मतलब क्या होता है और सारी बातें। बट हम लोग इंजॉय करते थे बस, ख़ास तौर से अपनापन, क्योंकि बड़े करीबी होते थे वो लोग के दिवाली पे गए, वो लड्डू आपको बांट रहे हैं, आपको देख रहे हैं तो बड़े करीबी तरीके से बात कर रहे हैं, तो बड़ा करीबीपन होता था। और दूसरे ट्रांसफ़र ऑफ पावर की बातें दिमाग में उस वक्त नहीं आती थी। हाँ, अगर आज हम उस बात को सोचें तो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। उस ज़माने के अंदर इतनी अहमियत नहीं थी वहाँ पर। तो इट वाज़ ए खूबसूरत बचपन वहाँ पर, जहाँ पर फुटबॉल खेलते थे और बड़ी सादगी थी लाइफ में। देयर वाज़ नो मटेरियलिज्म इन द लाइफ नाउ। हम जिस जगह पर रहते थे वहाँ पर 32 कमरे मकान थे जिसमें लोग रहते थे, और बड़ी सिंपल टाइप की लाइफ थी, मटेरियलिज्म नहीं था वहाँ पर। और ख़ास तौर से कुछ घर के अंदर एक रेडियो होता था जिसकी खबरें लोग खड़े होकर सुना करते थे जब टाइम होता था। तो आज की एज में जब मैं उनकी तुलना करता हूँ उस ज़माने की और अब की, तो उसकी हकीकत ज़्यादा दिमाग में आती है और उसका तवाज़न का जो सोचने का ढंग है वो नज़र आता है। अभी आपने फरमाया कि आपके वालिद कहते थे कि मेरे सर पे ताज है। जी। उनको जो सरपरस्ती थी वो जी, बड़े जी। वॉइसराय की थी और हम्म, पंडित जी। और उन्होंने एक जगह पर यह भी कहा कि अगर आप मेरे लड़के को लंदन ले जाएं तो जी, ये अपना हेयर जी। स्टाइलिंग का करे। तो वो आपके लिए क्या सा, एक जाहिर है कि एक आई थिंक उस ज़माने के अंदर ये जितने लीडरशिप थी, माउंटबेटन, पंडित नेहरू, दे वेरी वार्म एंड क्लोज टू द पीपल नाउ। मैं आपको यहाँ जिक्र करूँगा, एक पंडित नेहरू की बात करूँगा मैं वहाँ पर, कि वो एक दफ़ा मेरे वालिद साहब सुबह को जाते थे उनके लिए, और वो थोड़ा सा लेट हो गए। उनको खुद ही इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, जैसा मैं बोलूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। उन्होंने खुद ही कहा, हजूर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, वो उर्दू बोलते थे ज़्यादा, हजूर मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो पंडित नेहरू ने पूछा उनको कि भाई क्या हुआ, कि हजूर मेरे पास घड़ी नहीं है। अब एक ऐसी बात थी ये करने के लिए, वो रशिया जा रहे थे। जब वो रशिया से आए तो एक उनके लिए एक घड़ी लेके आए और उनसे कहा, नज़ीर तुम कहते हो तुम्हारे पास घड़ी नहीं है तो मैं घड़ी लेके आऊँ। तो एक ऐसा पर्सनल रिश्ता था वहाँ पर। माउंटबेटन जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई तुम एक बात बताओ, एज ए मुस्लिम यू लाइक टू गो टू पाकिस्तान, क्योंकि बड़ी हौच पौच सारी सिचुएशन हो रही थी, और वुड यू लाइक टू कम टू विद मी इन लंदन, और या फिर आप हिंदुस्तान में ठहरेंगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने 10 दिन उनको दिए थे कि भाई आप 10 दिन के अंदर क्या कर मेरे को जवाब दीजिए। तो मेरे फादर बड़े कंफ्यूज थे कि मैं क्या करूं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। 10 दिन का टाइम ख़त्म हो गया। उन्होंने पूछा, हाँ बोलो क्या हुआ। उसने कहा, सर मैं हजूर मैं तो कहीं नहीं जाना चाहता, यहाँ मैं यहीं मरना चाहता हूँ जब मेरे फादर मरे हैं। सो एक ऐसा जज्बा था, इतना सच्चा सच्चा रिश्ता था जुड़ा हुआ, जो कि उसकी एक अहमियत होती थी। बड़े प्लेन अल्फाजों के अंदर ये बातें कहना और ये लगाव का रिश्ता होता था, एक इसके मायने होते थे। आपके वालिद कब तक राष्ट्रपति भवन में रहे? वो उसके बाद में वो 20 साल वहाँ पर रहे, बिकॉज फिर उसके बाद वो रिटायर हो गए थे। उस ज़माने के अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर बहुत सिंपल ज़िंदगी थी, कोई मटेरियल थी, बट वहाँ पर फुटबॉल का दौर बहुत था। वहाँ की बड़ी अच्छी टीम थी, प्रेसिडेंट स्टेट के नाम से, वो बहुत अच्छी खेलती थी। तो हमारा सारा जुनूबी उसके साथ होता था फुटबॉल खेलने का। और वहाँ पर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, बिकॉज फुटबॉल खेलते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे, और आपके बैडमिंटन खेलते थे, स्विमिंग करते थे। सो बट वहाँ पर जो सबसे अच्छा माहौल बना हुआ था वो फुटबॉल का था। वो हबीब साहब ये गुफ्तगू जारी रखेंगे, अभी रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले आप बता रहे थे कि उस वक्त बड़ा खुशनुमा और खुशगवार माहौल था वहाँ पर, और आप फुटबॉल खेलते थे, प्रेसिडेंट स्टेट की टीम का भी आपने जिक्र किया। लेकिन जिस वक्त आपके वालिद ने कहा लॉर्ड माउंटबेटन से कि अगर आप चाहें तो मेरे लड़के को लंदन ले जाएं खेलने के लिए, तो उस वक्त स्टेट्समैन में एक आर्टिकल छपा था, हेयर स्टाइलिस्ट सन्स लक। तो वो इंसिडेंट क्या था जिसको रॉय एंड जेम्स के मिस्टर रॉय ने नहीं, वो ऐसा था कि माउंटबेटन ने खुद ये ख्वाहिश जाहिर करी थी, क्योंकि उनका लगाव मेरे फादर से बहुत था। और उनका इंसिडेंस ऐसा भी था कि मैं बाद की बात करूं, जब मैं इंग्लैंड से मैंने अपनी स्टडी ख़त्म करी, जब मैं उन्होंने मुझे बुलाया कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। मैंने बोला, जी मैं तो आई लाइक टू सेटल लंदन। उन्होंने कहा नहीं, कहता तुम यहाँ नहीं ठहरोगे, तुम यू विल गो बैक टू योर कंट्री, यू विल
टेक केयर ऑफ योर फादर इन द ओल्ड एज। अब ये कितना गहरा लगाव था उन लोगों का आपस में करने के लिए। और मेरे को याद है मेरे फादर ने मेरे को, जब मैं इंग्लैंड जा रहा था, तो एक चाय का पैकेट दिया छोटा सा कि आप माउंटबेटन को मेरी तरफ से देना। जब मैं उनको गया तो जब मैं उनको मिला, मैंने वो छोटा सा बंडल उनको दिया। मैंने देखा कि वहाँ तो एक से एक चाय अवेलेबल थी, लेकिन उन्होंने वो पैकेट लेके अपने हाथों में रखा। और वहाँ पर प्रिंस चार्ल्स आए हुए थे, उन्होंने उसको बोला कि ये ही इज़ द सन ऑफ माई बाब इन इंडिया। तो एक ऐसा प्राउड मोमेंट था जो उन्होंने देखे कि छोटे से बंडल को उन्होंने अपने हाथों में रख के ये बात बयान करी है। तो इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो इनफैक्ट मेरे फादर को उन्होंने बोला था कि मैं अपने आपके बेटे को अब मैं ट्राई करूँगा बुलाने के लिए वहाँ पर, और मैं ऐसे वो बहाने बन गए सारे। लेकिन उस वक्त कुछ बाहर जाने के लिए कुछ करेंसी का भी कुछ नहीं, बड़ा बहुत प्रॉब्लम। मुश्किल दौर था वो। उस ज़माने के अंदर मेरे जैसा आदमी और मेरे फादर की जैसा आदमी, बिकॉज ही वॉज ए 4th क्लास सर्वेंट और उनको एक लिमिटेड पैसा मिलता था। इट वॉज ए लार्ज फैमिली, हम लोग 6 बहन भाई थे, तो इट वॉज ए लार्ज फैमिली। तो टेक केयर इन द लार्ज फैमिली को वो इतना अच्छा अमाउंट नहीं था मेरे फादर के पास जो कि वो देखभाल कर सकते थे वहाँ पर। तो वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इंग्लैंड जाने की बात होती। लेकिन मैं सोचता हूँ कई दफ़ा कुदरत को कोई चीज़ मंजूर होती है तो उसके बहाने बन जाते। वो जो स्टेट्समैन के आर्टिकल की बात कर रहे थे, वो आर्टिकल क्या था? वो आर्टिकल था जब वो मुझे माउंटबेटन ने मुझे कहा, पहले यहाँ राजकुमारी अमृत कौर होती थी, उनको उनके पास इंफॉर्मेशन आई। आपके डॉक्टर करण सिंह होते थे, मुराजी देसाई होते थे, उन्होंने कहा कि इस लड़के को हेल्प कीजिए वहाँ पर और इसको ग्रांट कीजिए वहाँ पर। उस ज़माने के अंदर वो पी फॉर्म कहलाता था। इट वॉज़ नॉट ईजी दैट काइंड। तो जब मुझे वो इशू हुआ पी फॉर्म वहाँ से, तो मुझे नहीं पता, मीडिया के सारे लोग आए कि भाई आप तो लंदन जा रहे हो, अच्छे मुझे तो कुछ पता नहीं हुआ उसके बारे में। तो जब वो आए तो उसमें एक स्टेट्समैन के अंदर एक बड़ा आर्टिकल उसके ऊपर आया था मेरे पास। जब वो आए तो मैं ये सोच रहा था मैं बोलूँ क्या, मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में। तो वो पहला आर्टिकल आया था जब इसके बारे में उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं डरा हुआ था। इनफैक्ट जब वो मैं इतना डरा हुआ था कि जब वो जा रहा था उनके पास में एडिटर थे, मेरे को याद नहीं उनका नाम, मैं उनके पास में गया, जी आप इनको ना इस छपवाइए, पता नहीं ये मेरे लिए ख़िलाफ़ ना चला जाए। उन्होंने कहा भाई तुम तो बड़े लकी आदमी हो, तुम्हें ऐसा मौका मिल रहा है और अब तो जा चुका वो प्रिंट होने के लिए, अब नहीं कर सकते हम। तो मैं बड़ा डरा हुआ था क्योंकि उसकी कोई अहमियत नहीं, बल्कि एक स्केयरिंग सिचुएशन थी जो मैं सोचता था ऐसा हुआ। तो वो ऐसे बातें बहान बन गए। नहीं, वो रायन जेम्स ने फिर आपको स्पॉन्सर किया। जब वो आर्टिकल छपा और सबने पढ़ा उसको, तो रॉयन जेम्स एक ऐसी शॉप थी, लीडिंग शॉप थी दिल्ली की, उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुम ऐसे से जा रहे हो, अच्छे कनेक्शन है। जब उन्होंने मुझे पर्सनली मिले तो उनमें कुछ देखा कि ये लड़का ब्राइट है, कुछ कर पाएगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आई विल हेल्प यू, और आप जाएंगे तो बट एक शर्त के ऊपर कि जब तुम वापस आओगे यू विल बी माई पार्ट। अब आप जानते हो मर्दा क्या नहीं करता, ये सारी कहता चला गया हाँ कर लीजिए जो भी कुछ है, क्योंकि आई डिडंट हैव मनी टू गो। तो ऐसे बहाने बन गए। उसके बाद में एक और थे, सीरियन अरब एयरलाइन थी, उसके एक मिस्टर मेहता थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि आई वांट टू सी यू। जब मैं वहाँ पर गया, उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे ही बोला कि बच्चे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, आई विल गिव यू चीपेस्ट टिकट टू गो टू इंग्लैंड। ऐसी बातें बन गई। अच्छा, अब आप जब लंदन पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो आपकी हेयर स्टाइलिंग की ट्रेनिंग थी, पहले तो हबीब साहब ये बताइए कि ये हेयर स्टाइलिंग है क्या? देखिए वो यहाँ तो एक बड़ी इट वॉज नॉट ए रिस्पेक्टेड प्रोफेशन इवन जी। लोग इसको नाई और बार्बर की एक बात करते थे। मैं तो अपने फादर की बात सुन के मेरे को नाज होता था, अदरवाइज इस प्रोफेशन का कोई मकाम मेरे दिमाग में नहीं था। लंदन जाने का चार्म, स्टडी का चार्म, तो वहाँ पर जाके मेरे को ये महसूस हुआ कि 3-4 टेक्स्ट बुक है आपकी, सच ए लॉन्ग स्टडी, साइंटिफिक स्टडी, जहाँ पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बता रहे हैं, मस्कुलेटरी सिस्टम बता रहे हैं, बालों की ग्रोथ के बारे में बता रहे हैं, इसमें टोटली। तो इट वाज क्वाइट, जब मैंने ये देखा तो मेरी तो आंखें खुल गई कि साहब हमारे यहाँ तो लोग इसको कोई क्या समझते हैं, यहाँ तो कुछ और ही है। तो इस तरीके से वहाँ पर इट वाज ए ह्यूज इमेज इन माई माइंड ऑफ द हेयर ड्रेसिंग। आपको फादर ऑफ द हेयर स्टाइलिंग कहा जाता है इन इंडिया। ये आपसे जानेंगे कि आपकी वो ट्रेनिंग हिंदुस्तान में कैसे काम आई और आपने कैसे एक नई पीढ़ी तैयार की है। लेकिन अभी रुकेंगे कमर्शियल ब्रेक के लिए। कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हबीब साहब बता रहे थे कि वहाँ जब आपने वो
देखा कि टेक्स्ट बुक्स हैं और पूरी की पूरी एक एनाटॉमी पढ़ाई जा रही है, हेयर एनाटॉमी और सारी चीज़ें आपने सीखी। फिर जब आप वापस आए तो क्या रॉय एंड जेम्स का जो बॉन्ड था वहाँ कुछ देर आपने काम किया या? नहीं, बिल्कुल मैंने काम किया जनाब। मैं आना नहीं चाहता था, बट मरता क्या नहीं करता, आप समझिए कि आपने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने हाँ, आपसे कहा जितना कि उन्होंने किया था, जब उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने आई कंप्लीटेड माई स्टडी, उन्होंने बोला अब तुम्हारा क्या प्लान है। मैंने बोला जी आई लाइक टू सेटल लंदन। मैंने बोला जी ये तो इतना कमाल का वर्ड है कि यहाँ से जाना कौन पसंद करेगा। उन्होंने कहा नहीं, यू विल गो बैक टू योर कंट्री एंड यू विल लुक आफ्टर योर फादर इन द ओल्ड एज। वो एक ऐसे अल्फाज थे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी का धारा बदल दिया, सोचने का रुख बदल दिया। आया हिंदुस्तान में, राइट अवे आई वॉज इन टच विद मिसेस गांधी। मिस गांधी से बोला, मैंने बोली थी मैं तो बाहर जाऊंगा अकेला, मैं तो यहाँ कुछ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ की सिचुएशन बड़ी डिफरेंट है। उन्होंने कहा यू विल नॉट गो बैक टू योर कंट्री बट डू समथिंग फॉर योर कंट्री। तो ये सारी बातों का, अल्फाजों का असर मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत पड़ा है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज कि मैं करूं क्या करूं। मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था यूएसए और यूके के अंदर। मैंने बोला करूं क्या भाई। उन्होंने कहा जी बड़ी सिंपल बात है, जो सिलेबस आपने पढ़ा है वो वहीं ले जाओ, स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे मैंने अपनी एकेडमी शुरू करी है। तो आपको लगता है कि जो आपने वहाँ सीखा और वो जो आपके दोस्तों ने ये राय दी कि उसी सिलेबस को यहाँ आप अप्लाई करिए और फिर आपने एकेडमी की और इस वक्त आप एक बहुत ही एक नई पीढ़ी आप पैदा कर चुके हैं। आपके बच्चे इस वक्त बहुत माशाल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल। आज की पीढ़ी को आप कोई जो नए लोग इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि अब जैसा कि आपने कहा कि मेरे ज़माने में सोशल स्टिग्मा था, अब नहीं है जी, और शायद आप ही की वजह से हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ। आज की जो नौजवान पीढ़ी है, जब आप उनको देखते हैं वो बिल्कुल एक जिसे कहते हैं आप डैंडी कह लीजिए, क्या कह लीजिए, मतलब आज इतना वो अपने ऊपर खर्च करते हैं जो पहले नहीं करते थे। आई थिंक ये क्वेश्चन बड़ा मीनिंगफुल है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, वो किस बेस के ऊपर खड़ा हुआ है। वो ये कि हर एक आदमी को, वो गांव में रहता है, शहर में रहता है, काला है, गोरा है, व्हाटएवर इट इज़, वो ये फील होती है कि हाउ आई कैन लुक बेटर, इसको ख्याल आता है। अगर आप देखो काफ़ी लोग ऐसे कंघा रखते हैं, यहाँ पे बालों को इधर से देखा उधर से देखा। ये वो बेस है जिसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहले पहचाना, हमारे नहीं पहचाना। हमारे तो इसको गिरा दिया गया था कि अगर आपके बाल बढ़ गए तो आप इसको कटा लीजिए, ये बात होती थी। तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहचाना कि भाई अगर आपकी पूरी शख्सियत की एक लुक है वो तो बालों से आता निकल के, वेदर यू आर मेल और फीमेल, योर टोटल लुक कम्स बाय हेयर स्टाइलिंग नाउ। उन्होंने इसको ना सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड ने सारी का बेस बनाया, उसको साइंटिफिक स्टडी दी, उसकी वैल्यू बढ़ाई, उसके बाद में उसका डिफरेंट टाइप के स्टाइल बनाए कि आई मीन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर मैं बात करूं कि जो आजकल हम स्टाइलिंग करते हैं, वी गो वेरी डीपली कि वन चीक बोन क्या है, जॉ लाइन क्या है, हाई फोरहेड है, रिसीडिंग हेयर लाइन है, और कौन से बालों का टेक्सचर है और उसमें कौन सा स्टाइल आपको सूट करेगा। तो ये वहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में आया और चूँकि हिंदुस्तान में इसकी तरक्की बहुत जल्दी बड़ी ऊपर आ गई। वजह ये कि इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, अवेयरनेस आई, एजुकेशन आई,